और 35 दिन का अनशन होता है सोनम वांगचुक को, और 14वें दिन जो है 2 अनशन में बैठे हुए लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। उससे लोगों में एक गुस्सा आता है। अगले दिन बंद की कॉल दी जाती है लेह अपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से, और उस बंद की कॉल के दौरान जो है ये सारे मामला शुरू होते हैं। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़ फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। इस चीज़ का खतरा है कि हमारी ज़मीनों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सेंटर के साथ एलियनेशन, सेंटर के साथ डिस्टेंसिंग, आज अब यही होने जा रहा है लद्दाख की एक पूरी पीढ़ी के साथ। सेंस ऑफ एलिनेशन और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो यूथ में है, क्योंकि पिछले 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी अभी तक सरकार नहीं दे पाई। वो गोली दे रहे हैं, एक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लद्दाख में जो हालात बने हुए हैं, जो तनाव बना हुआ है, उस स्थिति को हम क्लोजली कवर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सज्जाद करगिली साहब आ चुके हैं। ये दिल्ली पहुंचे हैं और इनसे हमने पहले भी बातचीत की थी जिस दिन हिंसा भड़की थी लेह लद्दाख में। सबसे पहले तो अगर सज्जाद करगिली साहब, जो कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हैं, पहले ये बताएं कि सोनम वांगचुक को लेकर, क्योंकि अभी देश भर में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इस पूरे मामले की बहुत कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, उन पर रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया है? क्या जानकारी है कि उनको कैसे पकड़ा, कब पकड़ा, कहाँ अभी जोधपुर जेल में ही मौजूद हैं? देखिए, कल सबसे पहले आपका शुक्रिया। कल हम करगिल से लेह की तरफ सफ़र कर रहे थे, बीच में नेटवर्क का इशू था, तो हमें तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे पता चला कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें एक नामालूम किसी जगह पे जो है वो ले जाया गया है। शाम देर गए, हम अपेक्स बॉडी के लीडर्स से मिले तो हमें मालूम हुआ कि उन्हें जोधपुर मुंतकिल किया गया है यहाँ पे, और बाद में ख़बरों के ज़रिए पता चला कि उनके ऊपर NSA लगाया गया है, और अभी तक हमारा कोई राब्ता नहीं। लेह में उस दिन जब हमारी बात हो रही थी, क्योंकि वो हिंसा भड़की हुई थी बुधवार के दिन में, शुरुआती रूप में पता नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट क्या हुआ है, कि क्या ट्रिगर रही कि अचानक से अब उसे मीडिया ने जेनजी प्रोटेस्ट कर दिया कि यूथ जो है वो भड़क गई। कोई क्लैरिटी अभी मिली है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि अचानक से जो है मामला इस कदर बढ़ गया? देखिए, सबसे पहले तो ये जो जितना भी वायलेंस हुआ है, इस पर लेह अपेक्स बॉडी KDA के तमाम लीडर्स ने जो है इसको कंडेम किया है कि ये नहीं होना चाहिए था। बात यहाँ से शुरू होती है कि 14 दिन का अनशन होता है और 35 दिन का अनशन होता है सोनम वांगचुक, और 14वें दिन जो है 2 अनशन में बैठे हुए लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। उससे लोगों में एक गुस्सा आता है। अगले दिन बंद की कॉल दी जाती है लेह अपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से, और उस बंद की कॉल के दौरान जो है ये सारे मामला शुरू होते हैं। क्योंकि हम करगिल में थे, लेह में थे नहीं, तो इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कहाँ से प्रोवोक हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और 4 लोग मारे गए, और उन 4 में एक पूर्व सैनिक भी है जिन्होंने करगिल जंग में हिस्सा लिया है। अच्छा। तो किसी के सर पे, किसी की छाती पे गोलियां लगी हैं। 10 के करीब तकरीबन लोग क्रिटिकल हैं, कुछ लोग जो है 60-70 के करीब जो है लोग ज़ख्मी हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए। ये लद्दाख में इस तरह की चीज़ें कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो कि ये फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था, कहाँ से शुरू हुई ये बात, उस पर एक मुकम्मल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें से क्या ज़्यादातर युवा ही हैं, यंग पीपल हैं? यंग पीपल हैं बिल्कुल, और उनमें से काफ़ी लोग युवा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अनशन में बैठे हुए सारे लोग हर एज ग्रुप के, हर धर्म के, हर समाज के, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। इसको एक लेबल देना मुझे नहीं लगता है कि ये इंसाफ होगा जो हमारा अनशन है उसका। सरकार की तरफ से जो कुछ बातें कही जा रही हैं, एक इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी बातचीत तो चल रही है, KDA के साथ में, ले काउंसिल के साथ में 6 अक्टूबर को एक और मीटिंग होनी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनम वांगचुक जो है उनकी वजह से प्रोवोकेशन हुआ है, वो लोगों को जो है
प्रोवोक कर रहे थे बिल्कुल अपने नहीं कर बयानों रहे के थे। वो जरिए। अपने बयानों के जरिए लोगों को सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के बैठे थे, और इसमें क्या प्रोवोकेशन है? वो अनशन में बैठे हैं, खुद भूखे बैठे हुए हैं, इससे पहले भी भूखे बैठे थे। 14 दिन कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ, 15 दिन अचानक ये कहाँ से प्रोवोकेशन हो गया? और अचानक पहले से ही आपको इनपुट थे। तो 1 महीना पहले सीआरपीएफ की तैनाती होती है लद्दाख के अंदर, बटालियन को डिप्यूट किया जाता है। तो हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए ने मिलकर सरकार से सवाल पूछा कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों हो रही है। तो इसके जवाब में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये डिप्लॉयमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को नज़र में रख के किया गया है। अब बोलते हैं ये प्री प्लान था, हमें पहले से इनपुट था। जब इनपुट था तो लोगों को बाहर आने क्यों दिया गया? कर्फ्यू क्यों नहीं नाफिज किया गया? क्यों नहीं बैरिकेटिंग की गई? क्यों नहीं बारवेट बाइट? आज मैं लेह से आया हूँ तो हर जगह जो है, हर चौराहे पे जो है वो तारबंदी की गई है, तारें लगाई गई हैं, तारें बिछाई गई हैं, बैरिकेटिंग करके लोगों को जाते वक्त चेकिंग की जाती है। उस समय क्यों नहीं की गई जब आपको पहले से ही इनपुट थी? तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? मैं ये समझता हूँ कि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ तो ये सवाल जवाब तो होना चाहिए। लेकिन बात अभी एनएसए की हो रही है, बात कंस्पिरेसी थियरीज की हो रही है, सोनम वांगचुक के बांग्लादेश पाकिस्तान दौरे की हो रही है। हालांकि जो पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस थे जिसके बारे में जानकारी उन्होंने अपने यूट्यूब स्टेशन पर खुद ही डाला, वाटर कॉन्फ्रेंसेस के लिए गए हुए थे फरवरी 2025 में। इस देश में हजारों लोग बांग्लादेश जाते हैं, लाखों लोग बांग्लादेश जाते हैं, अरब कंट्रीज जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारों के रिश्तेदार भी पाकिस्तान में है। ये 47 में ये मुल्क डिवाइड हुआ है। तो इस पाकिस्तान जाने का ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी स्टेट के साथ कोई ये है। देखिए, जब देश में आफत आई है, लद्दाख के लोगों ने, चाहे चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, हमेशा देश की सरहदों की हिफाजत की है। लोगों ने अपना खून देकर देश के सरहदों को जो है वो प्रोटेक्ट किया है, और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और आप सीधा जो है लोगों को ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये लेबलिंग करना ये अच्छी बात नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, लद्दाख के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, ये गोली किसने मारा इस पर कोई बात नहीं कर रहे कि क्यों मारा, किसने मारा, ऑर्डर किसने दिया, और क्यों नौबत आई। जब इंटेलिजेंस इनपुट सारी थी तो पहले से ही क्यों नहीं वो मेजर्स लिए गए कि लोगों को बाहर ही निकलने नहीं दिया जाए, कर्फ्यू नाफिज किया जाए। तो ये चीज़ें क्यों? जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में 370 जो है वो हटाया जा रहा था, तो कश्मीर तो इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस टाइम चप्पे चप्पे पे फौज बिठा के किसी को बाहर निकलने नहीं दिया गया और 370 को एब्रोगेट किया गया। तो जब यहाँ इनपुट था, इंटेलिजेंस थी, तो यहाँ क्यों बाहर लोगों को निकलने दिया गया? ये प्रोवोकेशन होने का मौका ही क्यों आया? सवाल ये है। एक सवाल ये भी बनता है कि जो बातचीत आप लोगों की चल रही है जी, एक तो इसमें एग्जैक्टली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या स्टेक है इन दिस ऑनगोइंग बातचीत? दूसरी बात है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, स्टेटहुड देने की बात केंद्र ने क्या एट एनी स्टेज, उन्होंने तो नहीं कहा है कि हम देंगे। 6 शेड्यूल को लेकर अश्योरेंसेस केंद्र सरकार ने कब दी थी? और क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने कोई अश्योरेंस तो नहीं दी है, अभी तक कहा था कि बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, 6 शेड्यूल का जहाँ तक ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 6 शेड्यूल लिखा और इसी बुनियाद पर इलेक्शन जीता। न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, 2020 के ले हिल काउंसिल के इलेक्शंस में। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी, जो उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर थे, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने रिकमेंड किया और उन्होंने वादा किया लेह में आकर के हम 6 शेड्यूल देंगे। तो ये तो सरकार का वादा है। रही बात स्टेटहुड की, हमने देखा कि इन 6 सालों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अकाउंटेबिलिटी न होने की वजह से लद्दाख के लोग देख रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत का कलाकमा हो रहा है। कोई जमहूरियत नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखें ना, प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई जा रही हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो पॉलिसीज़ हमारे ऊपर थोपी जाती हैं उसमें कौन सी अकाउंटेबिलिटी है। जो 6 शेड्यूल है उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जहाँ पर शामिल करते हैं। एक लद्दाखी को आज सबसे ज़्यादा कौन सी डर हैं जो सता रहे हैं? क्या उनकी भाषा पर खतरा मंडरा रहा है? क्या उनकी आइडेंटिटी पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो है इन दिनों में प्रभावित हुए, लाखों लोग बल्कि, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, जम्मू के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से। और इन तमाम रीजन से ज़्यादा नाजुक है लद्दाख का क्लाइमेट, लद्दाख का इकोलॉजी। तो हमें ये डर है कि हमारे यहाँ भी इस तरह के हालात, इससे बदतर हालात हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हम एक छोटी आबादी है। अगर हमारे यहाँ कोई संरक्षण नहीं होगा, बाहर से लोग आएंगे, तो हमारी डेमोग्राफी पे असर पड़ेगा, हमारी आइडेंटिटी पे असर पड़ेगा। क्या
क्या ऐसा लगता है कि जैसा हम सदर्न इंडियन स्टेट्स में देखते हैं, हिंदी भाषा को एक थोपने की कोशिश होती है, जी या हिंदुत्व की राजनीति को एक थोपने की क्या कोशिश हो रही है लद्दाख में, जहां पर बौद्ध धर्म के ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा अनुयायी हैं? क्या एक वो भी खतरा मंडरा रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, भले ही वो लैंग्वेज हो या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो, वो की जा रही है? हिंदी से लद्दाख के लोगों को कोई मसला नहीं है, लेकिन लद्दाख में हिंदी, उर्दू, ये सारी ज़ुबानें और लोकल भाषाओं को काफ़ी अहमियत देते हैं। इन चीज़ों का ख़तरा नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ख़तरा है कि हमारी ज़मीनों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारी भाषाएं हैं वो बहुत एक माइनर छोटी सी एथनिक ग्रुप्स की भाषाएं हैं, लेकिन उनके ख़त्म होने का ख़तरा है, तो उसका प्रोटेक्शन हमको चाहिए। हमारी जो ट्राइबल जो आइडेंटिटी है उसका प्रोटेक्शन हमको चाहिए। वहाँ तो 90% से भी ज़्यादा लोग ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रही बात हिंदुत्व पॉलिटिक्स तो या इसका तो मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ कोई रिलेशन है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो इम्पोज करने वाली पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज़ इम्पोज की जाती हैं। क्लाइमेट को लेके कोई पॉलिसी नहीं है। छठे शेड्यूल का इन्होंने वादा किया था। यूटी सेटअप में हम देखते हैं हम वॉइसलेस हो गए। हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और लेजिस्लेचर हमारा हक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब हम थे हमारे 4 MLA होते थे, ले करगिल से 2 MLCs होते थे। आज के दिन हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये डर आप लोग को एक बार भी दिमाग में नहीं आया था जब सेपरेशन की डिमांड तो आप लोगों ने इतने सालों से की थी? बिल्कुल नहीं की थी कि जब ये इस तरह से सेपरेशन होगा, एक लेजिस्लेचर तक नहीं रहेगा, तो उसमें दिक्कत होगी। लेह के अंदर लेह के अंदर एक डिमांड थी यूटी को लेकर, लेकिन वो यूटी विद लेजिस्लेचर की मांग थी। यूटी की सिर्फ यूटी की नहीं थी। और करगिल में जहाँ तक बात है, क्योंकि करगिल लेह 2 अलग अलग ज़िले हैं लद्दाख के, करगिल के लोगों ने कभी इस बाइफर्केशन और एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट नहीं किया और इसको हमेशा कंडेम किया उस ज़माने में। बाद में एपेक्स बॉडी के लिए हम लोग आपस में मिले और फिर उसके बाद ये 4 पॉइंट एजेंडा बनाया, ताकि हमें लगा कि हमारे फ्यूचर को अगर हम सेव कर सकते हैं तो इन 4 मुद्दों को आगे रख करके इसको बचा सकते हैं अपनी ज़मीन। जब बार बार आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अपने राज्य को बचाना है, उसकी इकोलॉजी को बचाना है, क्या इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं? ये किसी खास प्राइवेट कंपनी को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार की कदम है? देखिए, सरकार कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट लाती है, तो हमारा ये मत है कि हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स के कंसेंट से आए और उनको ऑन बोर्ड लेके आए, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमारा माहौल कितना, हमारा पर्यावरण किस तरफ का है, कितना नाजुक है, कितना हमारे यहाँ पोटेंशियल है इन चीज़ों की। तो हम तो चाहते हैं कि वो तभी आए जब लोगों का कंसेंट हो, हमारे लोगों की मर्ज़ी के बरखिलाफ जाकर हमारे ऊपर थोपा ना जाए तरह तरह की कंपनियों को ला करके लद्दाख में। इसका डर है और ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लाजमी है, क्योंकि कोई सेफगार्ड नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त प्रोटेक्शन है ही नहीं। और जो 6 शेड्यूल था जिसकी हम मांग कर रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। देखिए, लोग पूरे सोशल मीडिया पर डॉक्टर सोनम वांगचुक के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं, उनकी पुरानी वीडियोस निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंसान देशद्रोह कैसा हो सकता है। तमाम पार्टियां जो ऑपोजिशन की हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो लोग उनके समर्थन में उतरे हैं और कह रहे हैं कि जिस इंसान ने इतना इनोवेशन किया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी सौर ऊर्जा के जरिए कैंप्स बनाइए, देशद्रोह कैसा हो सकता है। जनरल जीडी बख्शी जो हमेशा सरकार के साथ रहते हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया है, इसको बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसको आप कैसे डील कर रहे हैं। आज जब सोनम वांगचुक को देशद्रोह बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके दिमाग में ख्याल क्या आ रहा है? फारसी में एक कहावत है, दर आबे गिल माही गिरफ्ते। इसके मानी है कि पानी गंदा करो फिर उसके बाद मछली आसानी से पकड़ी जा सकती है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक के साथ यही हुआ है कि इस मूवमेंट को इतना ख़राब करो, इसका चेहरा इतना बिगाड़ दो कि हर किसी को फिर इससे नफरत हो जाए, फिर हम जो इसके ऊपर करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो यही चीज़ सोनम वांगचुक के साथ की जा रही है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। उनका एक बहुत योगदान है एजुकेशन के फील्ड में और नेशनल जो हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर के, और यहीं जो लोग राइट विंग बहुत सारे लोग जो है उनको आज गालम गलोच कर रहे हैं। जब चाइना बाइकआउट किया था तो वो हीरो भी थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके हक में बात करे। मैं ये समझता हूँ कि सोनम वांगचुक जो है वो
देश का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने हमेशा देश के इंटरेस्ट को जो है हमेशा उसके हिमायत में बात की है। तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना मुझे लगता है लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, ख़ासकर लद्दाख जैसे इलाके में जहाँ जब देश पे आफत आई है लद्दाख के लोग हमेशा दीवार की तरह खड़े रहे हैं। देश पे कोई आंच आने नहीं दी, चाहे वो हमारे 2 बॉर्डर्स हैं, बहुत सेंसिटिव रीजन है। लेकिन आज जब देश कुछ मांग रहा है तो उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं, जिन्होंने कारगिल जंग में देश का जो है वो दिफा किया, जिन्होंने गलवान में देश के साथ खड़े रहे। इससे पहले चाइना के साथ जब जंग हुई उसमें तो 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 47 में जिन्होंने मुशक पहना करके इंडियन आर्मी को कारगिल में लाया। तो आप उनके साथ इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आएगी कि नहीं पता, लेकिन आखिरी सवाल, जब हमने ये इंटरव्यू शुरू की, जब अभी सज्जाद साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए अभी आप कश्मीर कवर करने की जगह लद्दाख कवर कर रही हैं। हमने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सालों तक कवर किया। नहीं, जो अब लद्दाख के साथ भी कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और कश्मीर के साथ भी ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये है कि देश का लोकतंत्र मजबूत रहे, देश में हर किसी को जीने का अधिकार है, तो कि मणिपुर जैसा ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट, और अब लद्दाख के साथ भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी बात है, जो मैं काफ़ी सारे शोज़ में बोल भी रही हूँ, कि लद्दाख के लोगों को हमेशा से शांतिपूर्ण माना जाता है, उनकी पेट्रियाटिज़म पर कभी कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि जहाँ तक इस 6 शेड्यूल का सवाल है, ये आज नहीं है, इंदिरा गांधी के टाइम में भी जो है ये मांगे उठी हैं, ये डिमांड्स उठी हैं, उस वक्त के भी लीडर्स के साथ में मुलाकातें हुई थी। क्या आपको डर लग रहा है कि एक पूरी यंग पीढ़ी उनके साथ, जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं, एलियनेशन की, सेंटर के साथ एलियनेशन, सेंटर के साथ डिस्टेंसिंग, आज जब यही होने जा रहा है लद्दाख की एक पूरी पीढ़ी के साथ? सेंस ऑफ एलियनेशन और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो यूथ में है, क्योंकि पिछले 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी अभी तक सरकार नहीं दे पाई। वो गोली दे रहे हैं, एक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। निजी नौकरियां भी नहीं आई हैं, निजी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं हुआ है, कोई भी एक सिंगल गेजेटेड पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक नौकरी नहीं दी है। पब्लिक सर्विस कमीशन 6 साल से है नहीं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो अब लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोगों का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए, जंग में जीतने के लिए सिर्फ बंदूकें काफ़ी नहीं होती हैं। किसी भी जंग में जीतने के लिए आपको चाहिए होता है स्थानीय लोगों का समर्थन, और अगर आप लोगों को, अपने नागरिकों को अगर आप एलियनेट करेंगे तो वो जंग जो है जीत पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जो चीन के साथ बॉर्डर एरिया में इतने इम्पॉर्टेंट आइज एंड ईयर्स के तौर पर देखा जाता है, वहाँ इस तरह का माहौल बन जाना ये निश्चित रूप से बेहद अफसोसनाक है। एंड द सेंटर हैज़ डेफिनेटली गॉट इट मैसिवली रॉन्ग। उनको कोर्स करेक्शन करना होगा। और यहाँ ये जो रिपीटेटिव जो पैटर्न बन गया है ना, कि जब तक कोई आपके सुर से सुर मिलाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई हक की बात करे, सवाल करे, तो तुरंत एजेंसियां नॉक कर देना, उनको दुश्मन करार दे देना, उन पर रेड करवा देना। भाई आप इन्वेस्टिगेट करें, कुछ गलत है करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बदलने के लिए, एक डिस्ट्रैक्शन के लिए इन प्लॉट्स का इस्तेमाल करना, ये अब काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस लगने लगा है। बहुत शुक्रिया आपका सजाद करगील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।